चलिए आइए शुरू किया जाए। प्रश्नों की श्रृंखला। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई, तो इसलिए जितना समय हो सके रिवाइज पे दीजिए। 2-4-5 दिन और हम लोग पेपर कर लिया जाए, फिर जो है आप अपना करिए बैठ के। ठीक, तो पहला प्रश्न है, मुगल काल में शासक की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? मुगल काल में शासक की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? गुड इवनिंग सभी को। समीर जी, ऋतु, चंद्रशेखर, चंद्रेश, सॉरी लेट नहीं है, थोड़ा सा 2-4 मिनट। तो मुगल काल में शासक की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? शासक की आकृति वाले सिक्के, इस प्रश्न का आंसर मुगल कालीन जो सिक्के हैं वो बाबर के समय से आप देख रहे हैं। सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के चित्रांकन भी किए गए हैं, लिपियां भी हैं, और मुगल काल में स्वर्ण सिक्के भी हैं, चांदी के सिक्के भी हैं, तांबे के सिक्के भी हैं। मुगल कालीन जो नया सिक्का ढाला जाता था वो सिक्का कहलाता था। जो पूर्ववर्ती शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के थे वो खजाना बोला जाता था, और जो उसी शासक द्वारा पहले से जो सिक्के प्रचलित थे उसे चालानी बोला जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आए। आंसर इसका दीजिए। सिक्का तो हो चुका था पहले भी। तो सिक्के पर आकृति जो है, सिक्के पर आकृति की जो बात है, आकृति अकबर, मतलब अकबर के समय से ही दिखती है। अकबर क्या, उसके पहले से ही। और शासक की आकृति, तो शासक की आकृति सबसे पहले जहांगीर के सिक्कों पे मिलती है, और वो भी उनकी अपनी नहीं, बाद में उनकी अपनी मिलती है, लेकिन पहले इन्होंने अकबर की आकृति, तो अकबर की आकृति सिक्कों पर मिलती है। अगर ऐसा कहा जाए कि अकबर की आकृति सिक्कों पर मिलती है तो बिल्कुल मिलती है, लेकिन वह जहांगीर के सिक्कों पर मिलती है, अकबर के सिक्कों पर नहीं मिलती है। इसके बाद जहांगीर ने अपने भी आकृतियां बनवाई, शराब का प्याला लिए हुए आकृतियां उनकी सिक्कों पे हैं। तो इसका आंसर आपका जहांगीर। मुहर, मुहर नामक स्वर्ण सिक्का और रुपया में कितना अनुपात था? अकबर ने अनेक प्रकार के स्वर्ण सिक्के भी प्रचलित किए थे। संबस उनका सिक्का था। मुहर सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था वो मुहर था। इलाही गोल आकार का जो स्वर्ण सिक्का था वो इलाही था। सबसे बड़ा जो स्वर्ण सिक्का उनका था संबस था। और सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था उनका स्वर्ण सिक्का वो मुहर नाम से था। तो मुहर ये काफ़ी दिनों तक प्रचलन में रहा है भारतीय समाज में। तो वो मुहर, और जो चांदी का रुपया है, तो रुपये को सबसे पहले शेरशाह ने जारी किया था। 167 ग्रेन का शेरशाह का रुपया था, और यहाँ जो रुपया है अकबर के काल में वो 175 ग्रेन का है। औरंगजेब के काल तक आते आते वो 180 ग्रेन का हो जाता है। तो इस मुहर और रुपये में जो अंतर था, 9 रुपया बराबर 1 मुहर में 9 रुपया आपको मिल जाएगा। 1 मुहर बराबर 9 रुपया होता था। ठीक, 1 मुहर 9 रुपया के बराबर होता था। इलाही जो होता था 1/10 के बराबर होता था। संबस 101 तोला के बराबर होता था। तो ये आपके इनके स्वर्ण सिक्के हैं अकबर के। जहांगीर द्वारा जारी चांदी का सिक्का कहलाता था।
जहांगीर ने किस नाम से चांदी का सिक्का जारी किया था? रुपया तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी एक अन्य नाम था चांदी के सिक्के का, जिसे जहांगीर द्वारा जारी किया गया था। तो जहांगीर द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था चांदी का, आंसर आए जल्दी। तो मुगल कालीन विभिन्न सिक्के जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो उनका तांबे का सिक्का था वो दाम बोला जाता था, उसी का अधेला, पावला, इस तरह के भी जो सिक्के थे वो तांबे के ही थे। तो तांबे के सिक्के मुगल काल में, इस प्रश्न का उत्तर आप दें तब तक, तांबे के जो सिक्के थे वो मुगल काल में दाम बोले जाते थे, और इसके पहले ये फुलुस या पैसा बोला जाता था। बहलोली, फुलुस ये भी जो है तांबे के ही सिक्के हैं, पैसा ये भी तांबे का ही सिक्का था। बहलोली, बहलोल लोदी के समय बोला जाता था बहलोली, ये सब तांबे के सिक्के हैं। मुगल काल में ये मुख्य रूप से दाम बोला जाता था। दाम का आधा 1/2 दाम जो होता था इसे अधेला बोला जाता था। 1/4 दाम जो होता था उसे पावला बोला जाता था, यानी 4 पावला बराबर 1 दाम। ठीक, तो ये दाम इनके सिक्के थे। चांदी का सिक्का जो, कोई आंसर आया? निसार नाम से चांदी का सिक्का जहांगीर ने जारी किया था। और ये जो आना सिक्का है, ये सिक्का जो है तांबे का है, और ये जारी किया गया था शाहजहां द्वारा, शाहजहां के काल में जारी किया गया था। नूर अफगन, खैर काबुल, ये जहांगीर द्वारा जारी सिक्के हैं, इन्हीं द्वारा जारी हैं, और ये स्वर्ण सिक्के हैं। जहांगीर ने अनेक स्वर्ण सिक्के जारी किए, नूर शाह, नूर सुल्तानी, नूर जहां, इस तरह के जो सिक्के, खैर काबुल, नूर अफगन, ये सब जहांगीर द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के हैं। मुगल काल में अकबर के समय विशेषकर दाम और इसका तांबे का जो सबसे छोटा सिक्का है वो जीतल है। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल है, और एक 25 जीतल बराबर 1 दाम होता था। 25 जीतल बराबर 1 दाम होता था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल, 25 जीतल बराबर 1 दाम। और दाम और रुपया में क्या अंतर था? तो 1 रुपया बराबर 40 दाम, 40 दाम। यह जो आना सिक्का आया, से शाहजहां ने इसे चलाया, तो यह जो है आना सिक्का, 1 आना 1 रुपया में 16 आना, 1 रुपया में कितना होता था? 16 आना होता था। तो इसी से आप आना और दाम या आना और जीतल में आप संबंध निकाल सकते हैं। 1 रुपया बराबर 16 आना, यानी 1 आना बराबर 40 दाम। ठीक, आगे चलें। सर्वाधिक रुपयों की ढलाई किसके काल में हुई? सर्वाधिक रुपये यानी चांदी का सिक्का, सर्वाधिक रुपयों की ढलाई किसके काल में हुई? सर्वाधिक रुपये की ढलाई 3C बिल्कुल सही आंसर था सुनील जी। 4 नंबर। हाँ, सबसे बड़ा संबस सिक्का जो है अकबर द्वारा जारी किया गया था, सोने का सिक्का था, 101 तोले के बराबर था। अकबर के समय जो चांदी का सिक्का है वो 175 ग्रेन के बराबर है, और शेर शाह के समय वो चांदी का सिक्का 167 ग्रेन के बराबर है। सर्वाधिक सिक्का जो ढाला गया वो आपका BA, सर्वाधिक सिक्का औरंगजेब के समय ढाला गया।
हालांकि उस समय चांदी की कमी थी, फिर भी सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब के समय डाले गए। इसलिए भी डाले गए कि सर्वाधिक जो साम्राज्य विस्तृत था, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो था वो औरंगजेब के ही समय था, तो इसलिए सिक्कों की भी आवश्यकता उसी के समय सर्वाधिक पड़ी होगी। ठीक। किसने अपने सिक्कों पर शाहबाई की कविताएं अंकित करवाया था? किसने अपने सिक्कों पर शाहबाई की कविताएं अंकित कराया था? राम सीता, राम सिया नामक जो सिक्के हैं वो तांबे के सिक्के हैं, अकबर के दाम सिक्के हैं। उस पर राम को धनुष बाण लिए हुए सीता के साथ दिखाया गया है। यह जो शाहबाई नामक कविताएं हैं, औरंगजेब जब शासक बना तो उसने जो कलमा लिखा जाता था सिक्कों पर, उसे उसने अंकित कराना बंद करा दिया। उसने कहा कि इससे यह पवित्र होता है, काफिरों के हाथ में जाता है, हिंदुओं के हाथ में जाता है या नीचे ज़मीन पर गिरता है, तो इसलिए यह पवित्र होता है। तो उसने इस पर उसका अंकन बंद करा दिया, खलीफाओं के नाम का अंकन बंद करा दिया और शाहबाई की कविताओं का अंकन इस पर कराया था। तो औरंगजेब ने ये काम कराया था। ठीक। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ग्रंथ हैं और फारसी अनुवादक हैं। किसने इन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया? हरिवंश, राजतरंगिणी, हितोपदेश, भगवत पुराण। तो हरिवंश, राजतरंगिणी, हितोपदेश, भगवत पुराण का किसने अनुवाद किया था? आंसर आए 6 नंबर का आंसर। अनुवाद संबंधी एक प्रश्न पहले भी हो चुका था, तो उसी दिन आपको अनुवाद पूरा तैयार कर लेना था। जिस टॉपिक से जो प्रश्न हो जाए, उस टॉपिक से एक प्रश्न का मतलब है कि आप उस टॉपिक को देख लें, आप उस टॉपिक को तैयार कर लें। हालांकि इस तरह से मिलवाने को आपके यहाँ प्रश्न नहीं आते हैं, वो आपके सिंगल सिंगल पूछेंगे। तो राजतरंगिणी का अनुवाद टोडरमल, शेत्री, हितोपदेश ताजुल माली, सॉरी भगवत पुराण टोडरमल और हितोपदेश ताजुल माली C4, भगवत पुराण C4 D3। अच्छा, 2 एक अभी और है। तो यहाँ जो है शाह मोहम्मद, मौलाना शेरी, 1 2 4 3। ठीक। अन्य ग्रंथ हैं उसमें आप उनको देख लीजिएगा। फैजी के ग्रंथ हैं। पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र अबुल फजल करते हैं। किस नाम से इसका नाम भी पूछा जाता है, तो अबुल फजल किस नाम से करते हैं? तो अबुल फजल करते हैं आपके अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद करते हैं। इस पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में हुआ है कलिया दमन, कलिया दमन नाम से इस पंचतंत्र का अनुवाद। ये किस में अनुवाद है? कलिया दमन नाम से, ये अरबी में है। और ये अनवारे सुहेली पंचतंत्र अबुल फजल का जो अनुवाद है वो फारसी में है। इसी प्रकार आपके रामायण का अनुवाद, रामायण सिंहासन 32,
सिंहासन बत्तीसी, इन दोनों के अनुवाद आपके वदायुनी करते हैं। वदायुनी इसका अनुवाद करते हैं। और सबसे पहले, शायद प्रश्न होगा आगे देख लीजिए, हाँ, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले अनुवादित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले अनुवादित होने वाली पुस्तक कौन सी है? अकबर ने जो अनुवाद विभाग स्थापित किया, तो अनुवाद विभाग के अध्यक्ष फैजी हैं। अनुवाद विभाग के अध्यक्ष फैजी हैं। और अबुल फजल ने जो अकबर का जो टकसाल था, तो टकसाल का जो बाद में दिल्ली टकसाल और बाद में सभी टकसालों का जो अध्यक्ष बनाया गया, उसे अबुद समद को बनाया गया था। अबुद समद को बनाया गया था। और अनुवाद विभाग के अध्यक्ष फैजी हैं। इस अनुवाद विभाग द्वारा सबसे पहले जिस ग्रंथ का अनुवाद हुआ वो सिंहासन बत्तीसी है। अनुवाद वदायुनी ने किया, और यही वदायुनी से सिंहासन बत्तीसी खो गई थी, तो औरंगजेब अकबर ने कुछ दिनों तक दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था वदायुनी के। ठीक। शाहजहां के शासनकाल में रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? यहाँ तो अकबर के काल में रामायण का अनुवाद वदायुनी करते हैं, शाहजहां के काल में इसका अनुवाद कौन करता है? शाहजहां के काल में इसका अनुवाद इब्न हर करण करते हैं। तुर्बती, यह शाहजहां के काल में किसका अनुवाद किया है? तुर्बती शाहजहां के काल में ये बाबरनामा का, यह जो तुजुके बाबरी है, तुजुके बाबरी, बाबरनामा नहीं, तुजुके बाबरी, बाबर की जो आत्मकथा है, उसका अनुवाद तुर्बती ने किया था शाहजहां के काल में। दारा शिकोह को किसने लघु अकबर कहा था? दारा शिकोह को किसने लघु अकबर कहा था? तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टैनले लेनपुल कह रहे हैं दारा शिकोह को लघु अकबर। औरंगजेब शाहजहां की कौथी संतान था? औरंगजेब शाहजहां की कौथी संतान था? शाहजहां की कुल 14 संतानें हैं। सभी मुमताज महल से हैं, और 1613 में उनकी पहली संतान एक लड़की उत्पन्न हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई। तो 14 संतानों में से सिर्फ 7 जीवित बचे, 7 ही जीवित हैं। इसमें जहांयारा, जीवित में जहांयारा सबसे बड़ी संतान है इनकी, 1614 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, गौहन आरा, मुराद बख्श गौहन आरा जीवित लोगों में। तो जीवित उससे मतलब नहीं है, ये क्रम इनका कौथा था 14 संतानों में, तो 14 संतानों में इनका जो क्रम है औरंगजेब का, यह 6वां क्रम है। जहांआरा जीवितों में सबसे बड़ी जहांआरा है। इसके बाद दारा शिकोह है। इसके बाद शाह शुजा का जन्म हुआ, 1615 में इनका जन्म हुआ, 1616 में इनका जन्म हुआ, 1617 में इनका जन्म हुआ, 1617 में रोशन आरा का, 1618 में औरंगजेब का, 1624 में मुराद बख्श का, और 1631 में गौहन आरा का। और इसी समय 1631 में मुमताज का निधन हो गया। तो 6वें क्रम की संतान है औरंगजेब। और पुत्रों में तीसरे क्रम पे है। तीसरा क्रम पुत्रों में तीसरे सबसे बड़े हैं। ठीक। दारा शिकोह, शाह शुजा के बाद औरंगजेब है।
आगे चलें। शाहजहां की पुत्रियों में से कौन औरंगजेब की समर्थक थे? शाहजहां की पुत्रियों में से कौन औरंगजेब की समर्थक थी? तो आप देखें हैं यहाँ जहाँ आ रहा है पुत्रियों में इनके, इसके बाद दारा शिको हैं, दारा शिको, फिर शाह शुजा हैं, फिर आपने देखा कि रोशन आरा, फिर आपने औरंगजेब, औरंगजेब, मुराद बख्श, मुराद बख्श, फिर गौहर आरा, गौहर आरा। तो जो जिसके हम उम्र है वो उसका सपोर्ट करेगा। जहाँ आरा दारासी को हम उम्र है, लगभग 1614 में इनका जन्म हुआ, 1615 में इनका हुआ। औरंगजेब रोशन आरा हम उम्र है और मुराद गौहर आरा हम उम्र है। तो दारा शिको का समर्थन जहाँ आरा कर रही हैं, औरंगजेब का समर्थन रोशन आरा कर रही हैं और मुराद बख्श का समर्थन गौहर आरा कर रही हैं। ठीक। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ युद्ध हैं और युद्ध किस वर्ष हुए थे वो आपके वर्ष है। तो ये आपका युद्ध है और किस वर्ष हुआ है ये इसका वर्ष है। ये सभी उत्तराधिकार युद्ध हैं, जिसे उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के समय शाहजहां ने दारा शिकोह को, जब वो बीमार रहने लगा तो दारा शिकोह को अपनी ओर से राज्य कार्य सौंप दिया। लेकिन उसके अन्य जो 3 पुत्र हैं, शाह शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब, ये इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो सभी आने लगे आगरा की तरफ। उस समय आगरा में शाहजहां थे। तो उस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था और मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था। शाह शुजा ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और अपनी सेना लेके आगे बढ़ा। उस सेना को रोकने के लिए दारा शिकोह ने अपने पुत्र शिकोह को भेजा और औरंगजेब, मुराद बख्श दोनों आए। ये दोनों जो है आकर मिल गए बीच में। औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच एक समझौता हुआ। औरंगजेब ने कहा कि 1/3 साम्राज्य का 1/3 हिस्सा तुम्हें दे देंगे, यानी पंजाब सिंध वाला हिस्सा आपको दे देंगे और अन्य साम्राज्य का हिस्सा हमारे पास रहेगा। हम अपने अन्य भाइयों के साथ क्या समझौता करते हैं उससे आपको मतलब नहीं रहेगा। इसी समझौते के तहत दोनों एक साथ आए। शाहजहां ने हालांकि पत्र लिख के सभी अपने पुत्रों से ये कहा था कि मैं ठीक हूँ, आने की जरूरत नहीं है, अगर आना ही है तो सिर्फ अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर आए। वो जानते थे कि सभी शहजादे अगर अपनी सेनाओं के साथ आएंगे तो राजधानी में एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कोई माना नहीं। औरंगजेब ने अपने को बादशाह नहीं घोषित किया था, वह दक्षिण से यह कह के चला था कि मैं अपने बीमार पिता को देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध हुआ, जो शाह शुजा से लड़ा गया। इसके बाद धर्मत का जो युद्ध होता है, यह औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना है और जसवंत सिंह इधर शाही सेना जिसके नेतृत्व में है, जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में है। इसमें जसवंत सिंह पराजित हुए थे और इसी युद्ध में पराजित होने के पास जसवंत सिंह राठौर राजा हैं, जब अपनी राजधानी जोधपुर पहुँचे तो उनकी रानी ने उन्हें किले में घुसने से मना कर दिया था, लौटा दिया था कि युद्ध में पीठ दिखा के लौटे हो। तो उसके बाद शामूगढ़ का युद्ध होता है, फिर खजुआ का युद्ध पुनः जो है शाह शुजा को पराजित करने के लिए होता है और देवराई का युद्ध है। इस युद्धों में शामूगढ़ का जो युद्ध है ये अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है। अंतिम युद्ध तो देवराई का है। तो धर्मत का युद्ध सबसे पहला जो युद्ध है वो तो बहादुरपुर का युद्ध है और फरवरी 1658 का, और यहाँ ये अप्रैल 1658 का युद्ध है। शामूगढ़ का युद्ध इसके बाद है, यानी जून 1658 का। खजुआ युद्ध इसके बाद है, जनवरी 1659 का।
देवराई युद्ध सबसे बाद का है, मार्च 1659 का। इस युद्ध में अंतिम रूप से जो है कौन, दारा शिकोह पराजित हुआ। इसके बाद पकड़ा गया और उसे विधर्मी का आरोप लगाकर एक न्यायमंडल बैठाया गया और दारा शिकोह पर किसका आरोप लगाया गया, विधर्मी का आरोप लगाकर उसे मार दिया गया। ठीक, आगे चलें। इस युद्ध में और एक बहादुरपुर का युद्ध है। औरंगजेब 2 बार अपना राजाभिषेक करवाया था। उसका पहला राजाभिषेक कहाँ हुआ था? औरंगजेब 2 बार अपना राजाभिषेक कराया था और संयोग से दोनों ही राजाभिषेक दिल्ली के पश्चात हुआ था। आगरा पर उसने अधिकार कर लिया। आगरा पर अधिकार करने के बाद मुराद बख्श से जो संधि किया था तो मुराद बख्श को भी निपटा दिया। मुराद बख्श की भी हत्या कर दी गई और फिर जो है दिल्ली पर अधिकार किया, राजाभिषेक कराया। फिर जो है दारा शिकोह को जब अंतिम रूप से समाप्त किया गया, उसके बाद देवराई युद्ध के बाद दोबारा राजाभिषेक हुआ। जो मुराद बख्श हैं उनकी तो हत्या हो गई, दारा शिकोह को भी हत्या करा दी गई, मतलब उनका फांसी दे दी गई, हत्या कर दी गई। और जो शाह शुजा हैं वो खजुआ युद्ध के बाद अराकान पहाड़ियों की तरफ भाग गए थे, बर्मा, और वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब की पुत्रियों में से कौन उसके विद्रोही पुत्र अकबर की मदद कर रही थी? अकबर ने विद्रोह किया था 1681 में। विद्रोह करके वह दक्षिण चला गया। शाहू ने उसे अपना संरक्षण दिया। तो इसमें से ये सभी औरंगजेब की पुत्रियां हैं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां भी हैं, 5 पुत्रियां हैं उनकी। इसमें से जो जिन्नत उन्निसा जो है ये उसके समर्थन करती हैं अकबर द्वितीय की। ये खुद भी जो है एक कवयित्री भी हैं, जिन्होंने दिल्ली में एक मदरसा भी स्थापित करवाया था। निम्न में से कौन अपनी सारी जायदाद बेचकर बम बनाना सीखने पेरिस गया था? निम्न में से कौन अपनी सारी जायदाद बेचकर बम बनाना सीखने पेरिस गया था? पीएम बापट, मिर्जा अब्बास, हेमचंद कानूनगो, चतुर्भुज। 15 तो इसमें सभी किसी न किसी हथियार से जुड़े हैं। 16A पीएम बापट। तो इस प्रश्न का आंसर 15C है। 15 का C। ये हेमचंद कानूनगो बंगाल से हैं और ये अपनी सारी संपत्ति बेच के पेरिस गए थे। बापट को अभिनव भारत ने पेरिस भेजा था बम बनाना सीखने के लिए, और वहाँ बापट बम बनाना किससे सीखे थे? इन्हीं 2 लोगों से बापट बम बनाना सीखे थे। उस समय पहले से मिर्जा अब्बास और हेमचंद कानूनगो मौजूद थे, उन्होंने ही बापट को बम बनाना सिखाया था। चतुर्भुज जो है यह इंडिया हाउस का रसोइया है और यह जो है 20 पिस्तौल लाने में भारत अपने बॉक्स में छुपा कर लाने में सफल रहा था। ठीक, आगे चलें। अनुशीलन समिति का नाम अनुशीलन समिति किसने दिया था? अनुशीलन समिति मुख्य रूप से 1903 में गठित हुई थी, लेकिन क्रांतिकारी स्वरूप इसका 1907 माना जाता है। तो अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी कार्य से जुड़ी हुई है, क्रांतिकारी कार्यों से संबंधित जो अनुशीलन समिति है वो 1907 है। मूल रूप से एक व्यायामशाला के रूप में यह 1903 में स्थापित हुई थी और पी मित्र इससे जुड़े हुए हैं। तो
आपके चितरंजन दास भी इससे जुड़े हुए हैं, एम.एन. राय भी जुड़े हुए हैं। तो इस अनुशीलन समिति का नाम जो दिया था वो एम.एन. राय ने दिया था। इसका नाम अनुशीलन समिति एम.एन. राय ने दिया था। चितरंजन दास इसके सचिवों में से हैं। अध्यक्ष पी मित्र हैं, इस समिति के अध्यक्ष पी मित्र हैं, ये सचिवों में से एक है। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड की हत्या के जुर्म में इन्हें फांसी दी गई। हत्या हालांकि नहीं हो पाई। मिस कैनेडी और उनकी पुत्री मारी गई। जो बम इन लोगों ने फेंका था वो किंग्सफोर्ड से मिलती जुलती गाड़ी उनकी भी थी, और उस गाड़ी पे वो बम फेंक दिया गया गलती से और वो लोग मारे गए। किंग्सफोर्ड बच गया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास पहले भी किया गया था, जब वो कलकत्ता में था तब भी, ढाका में था तब भी। वहाँ एक पुस्तक में बम, पुस्तक को बीच में काट के उसमें बम फिट किया गया था, उसे वो भेंट में दिया गया था, लेकिन वह बच गया था। बच इसलिए गया था कि वो समझा कि हमने कोई कानून की किताब अपने पूरे मित्र को दिया था, वही लौटा रहा है, पार्सल से हो गया था, तो बिना खोले ही वो ले जाके अपने शेल्फ में रख दिया, तो इसलिए बच गया था। 17A 30 अप्रैल 1908, ये 30 अप्रैल 1908 वाली जो तिथि है, इसी दिन बम फेंका गया था। इसी दिन बम फेंका गया था और 11 मई 1908 की को फांसी दी गई। ठीक, तो बम फेंका गया था वो 30 अप्रैल 1908 की तिथि है। आगे चलें। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को बचाने के लिए किसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था? अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में जब ये कांड हुआ, इसके बाद बंगाल सरकार सक्रिय हुई और उसमें जो मानिकतला था वहाँ बम बनाने का एक फैक्ट्री इन लोगों ने छोटी सी शुरू की थी, जिसमें आपके कानूनगो हैं, लास्कर दत्त हैं, उपेंद्र बनर्जी हैं, तो ये लोग वहाँ पे एक फैक्ट्री शुरू किए थे। तो पुलिस ने छापा मारा उसी पे, तो वहाँ जो चीज़ें बरामद हुई उसी के बाद अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया 1908। तो इस अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को भी, क्योंकि बारिंद्र घोष इसके अगुआ हैं और उन्हीं के भाई, बड़े भाई अरविंद घोष हैं, तो उन्हें भी आरोपी बनाया गया। लेकिन चितरंजन दास के अथक प्रयत्नों से, वकील हैं तो इनके अथक प्रयत्नों से अरविंद घोष बरे हुए। ठीक, इस अलीपुर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास जिनको जिनको हुआ था, उलास्कर दत्त को हुआ, बारिंद्र घोष को हुआ, हेमचंद कानूनगो को हुआ, उपेंद्र बनर्जी को हुआ, उपेंद्र नाथ बनर्जी को हुआ। तो 4 लोगों को आजीवन कारावास इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस में हुआ था। निम्न में से कौन मुखबिरी किया था अलीपुर षड्यंत्र केस में? अलीपुर षड्यंत्र केस में किसने मुखबिरी की थी? अलीपुर षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसने की है? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में इस प्रश्न का जो आंसर पी मित्र है, तो पी मित्र आतंकवादी घटनाओं से कोसों दूर है। वो नहीं चाहते थे कि अनुशीलन समिति इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं करे। ठीक, तो चितरंजन दास इसका आंसर था। कौन मुखबिरी का काम किया था? 16, 18, 19 से नरेंद्र नाथ गोसाई। बिल्कुल सही आंसर, नरेंद्र नाथ गोसाई ने मुखबिरी किया था और इन्हें गोली मार दी गई थी, इनकी हत्या कर दी की गई थी। किसके द्वारा?
कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस ने इनकी हत्या कर दी थी। अब शमसुल आजम जो पुलिस अधिकारी था इस केस से संबंधित, उसकी भी हत्या कर दी गई थी हाईकोर्ट परिसर में ही। ठीक। दिल्ली षड्यंत्र केस में बसंत कुमार को कहां फांसी दी गई? दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बसंत विश्वास, अवध बिहारी, और कौन कौन है? तो 4 लोगों को जो फांसी दी गई है, इसमें से 3 लोगों की फांसी तो दिल्ली में ही दे दी गई और बसंत विश्वास जो है इनको फांसी अंबाला में दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस में जो 4 फांसियां दी गई थी, तो बसंत विश्वास को फांसी अंबाला में दी गई, अन्य तीनों को फांसी दिल्ली में दे दी गई। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के जो 4 लोग जिन्हें फांसी दी गई थी उसमें से कौन कौन है? अवध बिहारी हैं, बाल मुकुंद हैं, बसंत विश्वास है, और एक कौन है? और एक देख लीजिएगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा है तो उसको देख लीजिएगा। चारों को इसमें से बसंत विश्वास का अंबाला में हुआ था। इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब की थी? ये लंदन में इसकी स्थापना हुई थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी स्थापना कब की थी? इसका गठन कब किया था? बीस से बिल्कुल सही आंसर था सरता जी। 21 का आंसर मनमथ नाथ नहीं था। मनमथ नाथ नहीं है, 4 लोगों में मनमथ नहीं है। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, बिल्कुल सही आंसर 1905, जनवरी 1905 में होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया और यही 1905 में, जून 1905 में इंडिया हाउस का भी गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ही किया गया था, एक हॉस्टल के रूप में। जो भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड पढ़ने आएंगे उन्हें सस्ते दर पर रहने की सुविधा यहाँ उपलब्ध होती थी। और इसी ने पहली बार मई 1905 में क्या मनाया था? इंडिया होम रूल सोसाइटी ने 1857 विद्रोह की वार्षिकी, 1857 विद्रोह की वार्षिकी मनाई गई थी। ठीक। फिर 1907 में जब ब्रिटिश संसद में श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों के विषय में और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र भी ये निकालती थी, तो उसमें अनेक लेख छपते थे। तो इनकी गतिविधियों पर जब ब्रिटिश संसद में प्रश्न किया गया तो इन्हें लगा कि अब हमारी यहाँ धरपकड़ होगी, तो ये यहाँ से लंदन छोड़ के पेरिस चले गए। तो श्यामजी वर्मा 1907 में पेरिस चले गए, 1907 में पेरिस चले गए, वहाँ से अपनी गतिविधियाँ करते रहे। और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो फ्रांस भी इंग्लैंड के साथ है प्रथम विश्व युद्ध में, तो फ्रांस में रह के भारत विरुद्ध गतिविधियाँ तो की नहीं जा सकती है, इंग्लैंड विरुद्ध गतिविधियाँ, तो वहाँ से वो स्विट्जरलैंड चले गए। ठीक। श्रीमती कामा जो भारतीय क्रांतिकारियों की मां मानी जाती हैं, उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र कहाँ से शुरू किया था? उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र कहाँ से निकाला था? मैडम कामा यूरोप अमेरिका भ्रमण करती रही और राणा भाई पहले से पेरिस में थे, पेरिस में मैडम कामा भी चली गई। तो मुख्य रूप से ये सभी लोग मिल के, श्यामजी कृष्ण वर्मा, कामा, राणा भाई, ये सभी लोग मिल के कार्य करने लगे।
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1,000 की 6 स्कॉलरशिप भी शुरू की थी। राणा ने 2-2 हज़ार की 3 स्कॉलरशिप शुरू की थी। तो ये पत्र जो है वो उनकी गतिविधियां तो पेरिस से हैं, लेकिन ये पत्र जेनेवा से प्रकाशित हो रहा है। ये पत्र जेनेवा से छपता था, हालांकि उनकी प्रमुख गतिविधियां पेरिस से संचालित होती थी। मैडम कामा ने सोशलिस्ट इंटरनेशनल के सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल में भाग ली थी। इसका दूसरा इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? इसका दूसरा इंटरनेशनल, ये तीसरा इंटरनेशनल था। तो मैडम कामा सोशलिस्ट इंटरनेशनल में भाग ली थी। वो कहाँ का सोशलिस्ट इंटरनेशनल था? वो स्टटगार्ट का था, 1907। इसके पहले भी एक इंटरनेशनल हुआ था। वो इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? और उस इंटरनेशनल में भी एक भारतीय भाग लिया था। वो इस इंटरनेशनल 1904 में एम्स्टर्डम में हुआ था, और इसमें दादा भाई नौरोजी शामिल थे। इसमें दादा भाई नौरोजी हैं, और इसमें कामा हैं, और साथ में राणा भाई भी हैं। इसी में इन्होंने एक तिरंगा झंडा फहराया था। यह तिरंगा झंडा हरा पीला लाल रंग का था। ठीक, आगे चलें। सम्मिलित कीजिए निम्न को। कुछ पत्र हैं और उनके संपादक या इनके मालिक हैं। संपादक या मालिक। फिर हिंदुस्तान, सलकुरल आज़ादी, स्वदेश सेवक, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। फिर हिंदुस्तान, स्वदेश सेवक, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इन पत्रों को आप देखें तो ये सभी पत्र विदेशों से प्रकाशित हो रहे हैं। भारतीयों द्वारा जो विदेशों में रह के जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित है। फिर हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास। सर्कुलर आज़ादी, रामनाथपुरी। हाँ, और स्वदेश सेवक, GD कुमार। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। रामनाथपुरी जो हैं लाहौर के रहने वाले हैं, वो यहाँ अमेरिका चले गए और वहाँ पर एक बैंक में पहरेदारी की नौकरी की, फिर द्विभाषीय की नौकरी की है, और उन्होंने स्वदेश सेवक गृह नामक एक पत्र स्वदेश सेवक सर्कुलर आज़ादी नामक एक पत्र शुरू किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन भी सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने गठित किया था, और एक पत्र वहीं से इन्होंने शुरू किया। फिर हिंदुस्तान, तारकनाथ दास वैंकूवर से इसे शुरू करते हैं, कनाडा। और स्वदेश सेवक भी GD कुमार वैंकूवर से शुरू करते हैं। ठीक, ये इन्हें आप जानते ही हैं। ये लंदन में थे और लंदन से ही ये पत्र प्रकाशित होता रहा। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए तो भी कुछ दिनों तक ये लंदन से प्रकाशित होता रहा, बाद में पेरिस से होने लगा। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में अपना उद्देश्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया था? मुस्लिम लीग के जो गठन के समय उद्देश्य थे, वो उद्देश्य ये थे कि मुस्लिम जनता, मुस्लिम हितों का ध्यान रखना और ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना। इन हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य कौमों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, यह उनका प्रारंभिक उद्देश्य है। मूल रूप से इसका गठन जो किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। 1906 में जो शिमला में 35 सदस्यीय शिष्टमंडल मिला था मिंटो से, उसमें आगा खां के नेतृत्व में, बाद में जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1906 में आयोजित हुआ था, और वहीं पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने एक बैठक बुलाई
विभिन्न मुस्लिम विद्वान उनमें उपस्थित थे। तो वहीं 1906 में इसका गठन हुआ और मुश्ताक हुसैन उस बैठक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आगा खां को आजीवन अध्यक्ष बना लिया गया। हालांकि आगा खां के पास समय नहीं रहता था तो कि वर्ष भर वो कार्य करते रहे, तो प्रत्येक अधिवेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी अलग अलग बनाए जाते थे। तो यह कार्य जो किया गया था 1913 तक आते आते मुस्लिम लीग में युवाओं का प्रवेश हुआ, परिस्थितियां बदल गईं। तो ऐसे में आकर मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य क्या घोषित किया? स्वराज प्राप्ति। और स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य 1906 कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में भी घोषित हो चुका है। तो अब दोनों के उद्देश्य कॉमन है, तो अब दोनों को मिलने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो इसलिए अब जब उद्देश्य समान हो गए तो इनका मिलन भी जल्दी ही होगा। तिलक के होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तिलक का होम रूल 28 अप्रैल 1916 को गठित होता है और 2 होम रूल आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा है 1905 में सबसे पहले लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा होम रूल सोसाइटी गठित कर चुके हैं। ये होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को तिलक का है, 3 सितंबर 1916 को आपका बेसेंट का है, एनी बेसेंट का है। तो इन लीगों के जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष तिलक ने अपनी लीग में कोई पद नहीं लिया था। जोसेफ बैप्टिस्टा उसके अध्यक्ष हैं और तिलक के लीग के अध्यक्ष अरुंडले हैं। तिलक के लीग के अध्यक्ष अरुंडले हैं और इनके लीग के अध्यक्ष तिलक के बेसेंट के लीग के अध्यक्ष खुद ही बेसेंट हैं और इनके सचिव जो हैं वो अरुंडले हैं। सचिव इनके अरुंडले हैं और तिलक ने अपने कोई पद नहीं लिया। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा हैं, एनसी केलकर सचिव हैं। ठीक, इसमें तिलक के लीग के जो प्रमुख नेता हैं उसमें आपके बैप्टिस्टा तो हैं ही, केलकर हैं, मुंजे हैं, खरपड़े हैं। तो ये तिलक के लीग के प्रमुख नेता हैं। बम्बई नगर किसके होम रूल के कार्य क्षेत्र में था? बम्बई दोनों होम रूल के कार्य क्षेत्र बांट दिए गए थे जिससे कोई समस्या ना हो, सभी अपने अपने दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें। तो बम्बई नगर जो है वो किसके कार्य क्षेत्र में है? 16-26 का बी आंसर बिल्कुल सही था। बम्बई नगर किसके कार्य क्षेत्र में है? सी दोनों के। यह जो है एनिवेशन के कार्य क्षेत्र में। तिलक के कार्य क्षेत्र में जो प्रांत है उसमें आपका मध्य प्रांत है, बरार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। लेकिन बम्बई नगर छोड़कर तो महाराष्ट्र तो इनमें है तिलक के लीग में, लेकिन बम्बई नगर को छोड़कर तो और शेष जो भारत है वो सब एनिवेशन के लीग में है। तो बम्बई नगर जब इनके से छोड़ के है तो बम्बई आपके एनिवेशन के लीग के अंतर्गत आएगा। बेसेंट को कब नजरबंद किया गया था? बेसेंट को कब नजरबंद किया गया था? बेसेंट को जब लीगी आंदोलन जब बहुत बढ़ने लगा, विद्यार्थी युवा इसमें भाग ले रहे थे, तो पहले तो बेसेंट और तिलक पर विभिन्न क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया और अंततः बेसेंट को अरुंडले के साथ नज़रबंद कर दिया गया, जिसका बाद में बहुत विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सत्याग्रह का भी प्रस्ताव आया, तिलक द्वारा रखा गया। हालांकि वह प्रांतों की सहमति नहीं बन पाई, इसलिए वह नहीं पारित हो सका। तो जून में इन्हें एनिवेशन को नज़रबंद कर दिया गया था।
ठीक। और इसी समय इस आंदोलन का जब दमन किया जा रहा था तो यह सुब्रमण्यम अय्यर ने, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन उस समय थे, उनको पत्र हार्सन दंपति के माध्यम से पत्र भिजवाया था और उसमें उन्होंने यहाँ की दशा के विषय में बताया था कि यहाँ की जो भारतीयों की जो दशा है उससे ब्रिटेन को और भारतीय अमेरिकी नेताओं को उसकी खबर नहीं दी जाती है। तो इसी संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आपकी पूर्व की सेवाओं को देखते हुए और आपके उम्र को देखते हुए आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के विरोध में उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो उपाधि त्याग करने की भारत की जो पहली घटना है वो इसी समय की है, ठीक। बेसेंट ने अपने लीग के गठन की घोषणा किस पत्र के माध्यम से किया था? बेसेंट ने अपने लीग के गठन की घोषणा, बेसेंट के दोनों पत्र हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। पहले कॉमनवेल्थ उन्होंने शुरू किया 1914 में, फिर 14 में हुआ न्यू इंडिया। पहले मद्रास स्टैंडर्ड इसका नाम था, फिर न्यू इंडिया। तो सर्वाधिक दोनों उन्हीं के पत्र हैं, लेकिन इस न्यू इंडिया में इन्होंने इसकी घोषणा की और होम रूल का इन दोनों में सबसे प्रमुख पत्र यही बना रहा, न्यू इंडिया। ये आपके तिलक के पत्र हैं, मराठा है और केसरी है, उसके माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 1915 में गठित भारत के प्रथम अस्थायी सरकार को मान्यता किस देश ने दी थी? 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में, काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो उस अस्थायी सरकार को कुछ देशों ने मान्यता दी थी कि नहीं दी थी? अगर दी थी तो किसने दी थी? तो इसको मान्यता दोनों देशों ने दी थी, जर्मनी ने भी दी थी, रूस ने भी दी थी। इस अस्थायी सरकार को मान्यता दोनों देशों ने दी थी, जर्मनी ने भी दी थी और रूस ने भी दी थी। तो चलिए आपके कुछ प्रश्न आज हुए, ठीक। धन्यवाद।